हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं सितंबर 2025 के लिए जो केस लॉज आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किया है। 5 केसेस हैं बेसिकली। 4 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और एक आपकी हाई कोर्ट की जजमेंट है। पहला केस जो है दिस इज पीसीआईटी एंड अनदर वर्सेस जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे जो सेक्शन है ना इन डिस्कशन दैट इज सेक्शन 247। इसमें जो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है आप लोगों ने पढ़ते वक्त बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, राइट। इसमें होता है ट्रांसफ़र इंक्लूड्स करके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उसी में एक फैक्टर है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ये भी जो है ये भी ट्रांसफ़र कहलाता है, वहाँ पे इंक्लूड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा केस है ना, इसमें जो डिबेटेबल मुद्दा है वो ये है कि क्या रिडक्शन इन शेयर कैपिटल भी एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो सकता है, राइट। इसी के ऊपर ये सारा का सारा केस है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिखाई दे तो आपको याद रहना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट दिस जुपिटर केस। ओके, इस केस के फैक्ट समझ लो पहले क्या हुआ था। एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, उसके पास कुछ 15,35,05,750 की टोटल शेयर कैपिटल होती है। उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टी जो है दैट इज दिस जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। इसकी जो शेयर होल्डिंग है दैट शेयर होल्डिंग इज अप्रोक्सीमेटली 99.88%, मतलब ये तो कंपनी ही ओन कर रहा है। सो इसके इफेक्ट से इसके पास शेयर्स कितने हुए 15,33,40,900। ठीक है, ये टोटल शेयर्स होते हैं इस जुपिटर के पास। जो कंपनी है मेन कंपनी है उस कंपनी को काफ़ी ह्यूज लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी नेट वर्थ पूरी तरीके से इरोड हो जाती है और वो अपनी सर्वाइवल के लिए एनसीएलटी को अप्रोच करता है कि मुझे कैपिटल रिडक्शन के लिए प्लीज़ परमिशन दो। ठीक है, सो हाई कोर्ट उसे परमिशन दे देता है गो फॉर द कैपिटल रिडक्शन। उसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जो मेन कंपनी है इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर्स रिड्यूस होके रह जाते हैं 10,000 शेयर्स। अच्छा, इस कंपनी में जो फेस वैल्यू थी वो एट द रेट 10 थी, ये बाद में भी फेस वैल्यू सेम ही रखता है 10। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या आता है, इसका इफेक्ट ये आता है कि जो जुपिटर के शेयर्स थे उसके अंदर अब वो कितने रह गए हैं क्योंकि कैपिटल ही रिड्यूस हो गई है ना। तो यहाँ पे इसकी होल्डिंग सेम रहती है 99.88%। इसका मतलब 10,000 शेयर्स में ये 9,988 शेयर्स होल्ड करता है। ठीक है, एट द रेट 10 ईच। इसके अलावा हाई कोर्ट ये भी डायरेक्शन देता है कंपनी को कि आप जुपिटर को, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर है और उस बेचारे को काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, तो आप उसको 3.17 करोड़, ठीक है, ये कैश भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा कुछ एग्जीक्यूट होता है। अब जुपिटर अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त ये जो भी कैपिटल का रिडक्शन हुआ है इसकी वजह से जो उसे लॉसेस होते हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक करता है, राइट। असेसिंग ऑफिसर यहाँ ऑब्जेक्ट करता है, वो कहता है कि भाई यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं है और वो इसके लिए रीजनिंग क्या देता है, ये कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग है, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी, बट तुम्हारा जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग परसेंटेज था वो देन एंड नाउ सेम है, जो कंपनी की फेस वैल्यू थी वो देन एंड नाउ सेम है। तो इस वजह से मुझे तो यहाँ ट्रांसफ़र दिखाई ही नहीं दे रही है और इस वजह से वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, फर्दर जाते हैं सीआईटी अपील में, वो भी असेसिंग ऑफिसर का ही सपोर्ट करता है। तो फर्दर मूव करता है ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट एसएससी का सपोर्ट देते हैं, जुपिटर को सपोर्ट करते हैं कि नहीं जुपिटर यहाँ पे कैपिटल लॉस बुक कर सकता है। और फाइनली कोर्ट जो है फाइनली जहाँ केस पहुँचता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सारी कहानी सुनने के बाद यहाँ पे रेफरेंस देता है कार्तिकेय साराभाई केस का। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसके अंदर बेसिकली एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट को ट्रांसफ़र की कैटेगरी में डाला गया था कि अगर कहीं राइट एक्सटिंग्विश होते हैं तो ट्रांसफ़र कहलाएगा। अब मुद्दा ये है कि क्या यहाँ पे कोई एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स हुआ है ना। अब सारा मुद्दा प्रूव करने का ये है, राइट। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि जो रिडक्शन है
कैपिटल का, इसने बेसिकली क्या रिजल्ट दिया है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। वो जो 15,33,40,900 शेयर्स थे ना इस पर्सन के, वो अब सिर्फ कितने रह गए, 9,988। तो ये जो बाकी का जो डिफरेंस है शेयर्स का, कहाँ गया। सो वो रिडक्शन ने क्या किया है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली उसको कोई राइट ले लिया गया ना उससे, उसका कोई राइट यहाँ से एक्सटिंग्विश हुआ है। सो विच एक्सटिंग्विश्ड द एसेसीज राइट इन दोज शेयर्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया कि अगर फ्यूचर में कभी कोई कैपिटल रिडक्शन होता है तो वो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स ही कैटेगरी में फॉल करेगा। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऐड करता है, वो कहता है कि यहाँ पे जो इसको शेयर्स मिले हैं और जो इसको कैश मिला है, वो कंसिडरेशन कंसीडर होगा फॉर कैलकुलेटिंग दी कैपिटल लॉस, ठीक है। सो देयरफॉर कैपिटल लॉस ऑन सच रिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 45। और ये किसके फेवर में चला गया, एसएससी के फेवर में। क्या अब भी कोई डिबेट हो सकती, नहीं। एक बार के लिए यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को केस लिख के दिया, इसको चेक कर लो। सबसे पहले इशू क्या था कि क्या रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विदाउट एनी चेंज इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम रहा ना, 99.88% तब था, 99.88% देन है। और फेस वैल्यू, कोई फेस वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, तब भी 10 रुपये था, अभी भी 10 रुपये है। ऑफ अ शेयर कैन कंस्टिट्यूट अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247, है ना। शेयर होल्डर के हाथ में क्या वो ट्रांसफर कहलाएगा। ये मैंने पूरी स्टोरी लाइनिंग दी है, जो मैंने आपको बोल के बता दी, आप इसे रीड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर किस चीज़ को बेस बना के अपना जजमेंट दिया है। दिस वॉज योर फर्स्ट केस। एमसीक्यू में क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, थोड़ी बहुत सिचुएशन को आगे पीछे करके, फिगर को थोड़ा उधर उधर मूव करके। माइट भी हो सकता है यहाँ पे जो कैश पे किया है, इसको वो बोले कि कैश पे ही नहीं हुआ है, तो क्या स्टिल ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। यही टेस्टिंग है आप लोगों की इस पर्टिकुलर केस लॉ की, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं डालूंगी सो दैट आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाए पूरे से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 जो है आप लोगों का, बेसिकली ये टेस्ट करता है आपके असेसमेंट प्रोसीजर की नॉलेज को, कि कितने अच्छे से आपको पता है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन में है वो है सेक्शन 143(2) एंड सेक्शन 139(9). 139(9) सबको पता है डिफेक्टिव रिटर्न है। मुद्दा क्या है यहाँ पे सारा का सारा, कि 143(2) का नोटिस जब भेजा जाता है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कैलकुलेट होता है, जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की जाती है उस डेट से, या फिर जो डिफेक्टिव रिटर्न फाइल होती है उस डेट से। तो दोनों में से अगर दोनों सामने हो तो क्लैश में विनिंग क्या है। 139(9) में ये बात लिखी हुई है। जिन लोगों ने अच्छे से सेक्शन को पढ़ा है वो यहाँ कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे असेसिंग ऑफिसर यहाँ कंफ्यूज हुए, ठीक है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यहाँ पे जो केस है पूरा का पूरा, उसको समझ लो एक बार। 29 नवंबर 2023 को एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। 10 जुलाई 2024 को उसको नोटिस मिलता है कि आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है, उसे क्लियर करो, और इसे यहाँ पे 15 डेज का टाइम दिया जाता है। ये 19 जुलाई को ही अपनी डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर देता है, ठीक है। इसका मतलब 9 दिन के अंदर अंदर, तो क्या विद इन टाइम पीरियड है, यस। ओरिजिनल रिटर्न की डेट क्या थी, 29/11/2023। और जो डिफेक्टिव रिटर्न को इसने करेक्ट किया है वो डेट क्या थी, 19/7/2024 को, ठीक है। अब जो असेसिंग ऑफिसर है वो 143(2) का नोटिस इसको भेजता है वापस से, और वो भेजता है 11/6/2025 को, ठीक है। यहाँ पे एसएससी बोलता है ये आपका नोटिस टाइम बार्ड है, राइट। क्यों टाइम बार्ड है, क्योंकि 143(2) कहता है कि आप ये नोटिस 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न फाइल जो है, उसका जो ईयर है द क्लोजिंग, उसके 3 मंथ तक ही भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एसएससी कहता है कि मैंने रिटर्न फाइल की है 2023 में, है ना। तो ये ईयर क्लोज कब हुआ, 31/3/2024 में। इसके 3 मंथ्स तक आप मुझे 143(2) भेज सकते हो। इसका मतलब 30/6/2024 तक।
इस डेट तक आप मुझे भेज सकते थे, बट आपका टाइम बार है क्योंकि आप भेज रहे हैं 11/6/2025 को। लेकिन असेसिंग ऑफिसर क्या कहता है कि तुमने जो रेक्टिफिकेशन किया है वो क्या है, 19/7/2024। तो फिर ये ईयर कब क्लोज हुआ, 31/3/2025, है ना। सो यहाँ से 3 मंथ्स कहाँ हुए, 36/2025, और मैं इससे पहले ही भेज रहा हूँ तुमको, तो मेरा यहाँ पे टाइम बार्ड नहीं है, राइट। सो मुद्दा क्या है कि 139(9) क्या रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न की डेट को ही कंफर्म करता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मुद्दा जाता है कहाँ कहाँ। सो एसएससी कंटेंड दैट द लिमिटेशन एक्सपायर्ड ऑन 30 जून 2024। गुजरात का हाई कोर्ट क्वैश करता है नोटिस एंड असेसमेंट, क्वैश कर देता है, असेसिंग ऑफिसर को कहता है भाई गलत है तू, एंड रेवेन्यू अपील्ड, राइट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगती है। एसएलपी क्या होती है, स्पेशल लीव पिटीशन। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइट नहीं किए जा सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है वो स्पेशल परमिशन लेता है कि भाई मुझे एक केस फाइट करना है, तो उस केस को रिजेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट बाय स्टेटिंग कि सेक्शन 139(9) ओनली अलाउज रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग। जब हम 139(9) पढ़ते हैं तब भी हम इस बात को कहते हैं कि बेशक से ये एक डिफेक्टिव रिटर्न है, बट दैट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है वो वही मानी जाएगी जो आपकी ओरिजिनल डेट थी, और ओरिजिनल डेट क्या थी, 29/11/2023। तो इसका मतलब एसएससी सही कह रहा है ना। वंस डिफेक्ट आर ड्यूली रिमूव द रिटर्न इज डीम्ड टू बी वैलिड फ्रॉम द ओरिजिनल फाइलिंग डेट। सो इस वजह से 143(2) के प्रोविजो को हम कंसीडर करते हैं, नोटिस मस्ट बी इशूड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, राइट, दैट इज ऑन और बिफोर 30 जून 2024। नोटिस इशू कब हुआ, 11 जून 2025 को। ये क्लियरली टाइम बार्ड है, तो इसको असेसिंग ऑफिसर को एंटरटेन, एसएससी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करता है एसएलपी, thereby affirming the high court view that limitation starts from the original return filing date, not defect rectification date। किसके फेवर में चला गया है, एसएससी के। चलिए देख लेते हैं केस नंबर 3। दिस इज अ केस ऑफ बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है क्योंकि एक छोटी सी लाइन पे ही पूरा केस है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है, वो एग्जैक्टली आपके एमसीक्यू में ट्रिगर हो सकता है। सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि कोई बैंक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर वो ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। यही सारा इस केस का मुद्दा है। सो बेसिकली जो हमारे बैंक्स होते हैं उसे एक एसएलआर लिमिट मेंटेन करनी होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जितनी भी रिसीट्स रहती हैं उसका कुछ परसेंटेज उसे लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, चाहे वो उसे कैश रखे, चाहे उसे गोल्ड रखे, या चाहे उसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखने का फ़ायदा क्या होता है, उसे इंटरेस्ट आता रहता है, राइट, और ये आरबीआई से रेगुलेटेड रहते हैं तो रिस्क फ्री रहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जब वो खरीदता है तो कुछ इंटरेस्ट ड्यू होते हैं पुरानी पार्टी के, उसको वो पे कर रहा होता है क्योंकि इवेंचुअली तो उसे ही मिलने वाला है, ठीक है। सो वो जो पीरियड का इंटरेस्ट होता है ना, उसको हम ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट यहाँ बोल रहे हैं। तो ये जो बैंक है इन क्वेश्चन इन दिस केस, ये बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रैक्टिसिंगली स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो आरबीआई ने ना कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं सिक्योरिटीज की, कि आप ये 3 कैटेगरीज में सिक्योरिटीज रख सकते हो। पहली है एचटीएम, हेल्ड टू मेच्योरिटी, दूसरी है एएफएस, अवेलेबल फॉर सेल, और तीसरी है एचएफटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं हेल्ड फॉर एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सो इसने किस कैटेगरी में रखा हुआ है इसे, स्टॉक इन ट्रेड वाली कैटेगरी में। क्या ये आरबीआई ने दे रखा है, यस, इसी ने दे रखा है, इसी ने कैटेगराइज कर रखा है। सो बैंक्स कर सकते हैं ना इसे फॉलो, यस। तो ये बैंक इसे ही फॉलो करते आ रहा है बहुत लंबे टाइम से, और इससे पहले भी रिटर्न फाइल करता है, कंप्लायंस इसकी सारी पूरी हैं।
लेकिन इस साल जो है यहाँ पे सीआईटी को प्रॉब्लम हो जाती है और वो सेक्शन 263 की अपनी पावर को इन्वोक करके यहाँ बोल रहा है कि ये जो ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर रहा है ना, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जानी चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आरबीआई ने खुद ये 3 कैटेगरीज दे रखी हैं और इन 3 कैटेगरीज में आप जो भी चूज करोगे उसके हिसाब से ही हम आपके इस इंटरेस्ट को कैटेगराइज करेंगे। तो अगर इस बैंक ने इसे स्टॉक इन ट्रेड वाली कैटेगरी में रखा है तो डेफिनेटली इससे जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट है वो उसके रेवेन्यू का ही पार्ट होगा, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जब इंटरेस्ट आएगा तो वो रेवेन्यू इनकम्स होंगी। इन सच केस ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज रेवेन्यू इन नेचर एंड डिडक्टेबल, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाउएवर इफ HTM सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर इसने खुद से ही इसे इन्वेस्टमेंट की तरह रखा हुआ होता तो इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं करता और ब्रोकन पीरियड को मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करा देता। सिंस एसएससी इस सिक्योरिटी को स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट कर रहा है और आज से नहीं कर रहा, पहले से ही कर रहा है, इसने इसे ऐसे चूज किया है, तो जो ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट है वो क्वालिफाई करेगा एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसके फेवर में दे दिया? एसएससी के फेवर में। तो बेचारा जो सीआईटी था उसने जो एक कोशिश की थी कि किसी तरीके से मैं अपने डिपार्टमेंट को कुछ पैसा खींच लाऊं, वो उसमें नाकामयाब हो गया। ठीक है, तो वो 263 को जो इन्वोक करके इसको दोबारा से असेस करना चाहता था वो नहीं कर सकता। चलिए केस नंबर 4, PCIT वर्सेस अद्यान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, लैंडमार्क डिसीजनिंग फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज दीज डेज। दिस कंपनी इज बेसिकली इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, बट टेक्नोलॉजी की ऑब्सलीट हो जाने की वजह से उस प्रोजेक्ट को इन बिटवीन एबेंडन करते हैं। उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ इनका जितना भी खर्चा है उसे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं अपनी बुक्स में, जिसे कि असेसिंग ऑफिसर रिजेक्ट करता है बाय स्टेटिंग कि ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो यहाँ से इस कंपनी को एंड्यूरिंग बेनिफिट्स होते। सो हाई कोर्ट जो है वो एसएससी को सपोर्ट करता है, असेसिंग ऑफिसर की इस स्टेक को रिजेक्ट करता है बाय स्टेटिंग कि ये जो सॉफ्टवेयर है अगर अगर मेटेरियलाइज होता तो कैसे, एक यूजेबल एसेट की फॉर्म में, अगर ये कभी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन पाता तो यहाँ इंड्यूरिंग बेनिफिट्स होते, बट ये कभी भी एक फाइनल प्रोडक्ट बना ही नहीं, इट वाज इन प्रोसेस। सो जो बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेस कोर्स में जब इसका काम ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो ये कितने सारे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करता होगा, सबके सब कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए इसे रेवेन्यू इन नेचर मानते हुए हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे। इस प्रॉब्लम को लेकर के जो डिपार्टमेंट है वो एसएलपी डालता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई मुझे सुनवाई का मौका दो, ये जो सारी कहानी है ये रेवेन्यू के फेवर में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्वैश करता है, डिसमिस कर देता है एसएलपी बाय स्टेटिंग कि जो हाई कोर्ट कह रहा है ना वो सही है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये एबेंडेंट हुआ है, रोक दिया गया है और इससे जुड़ी हुई कॉस्ट है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ये कहता है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये जो लाइन है, दिस इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट इवन इफ इनिशियली इंटेंडेड टू क्रिएट अ कैपिटल एसेट। इंटेंशन कैपिटल एसेट क्रिएट करने का ही था और उसी वजह से ये सारा एक्सपेंडिचर हुआ है। loses capital character if the project is abandoned before completion. This is very important line. इसको लेकर के MCQ में कोई भी ट्विस्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो बोलता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैपिटल एसेट नहीं बनती, बट अगर कोई भी प्रोजेक्ट इस इंटेंशन से शुरू हुआ है कि कैपिटल एसेट बनना चाहिए बट वो कैपिटल एसेट कन्वर्ट ही नहीं होता, ठीक है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता,
तो और वो लूज कर देता है अपनी उस कैरेक्टरिस्टिक को, तो फिर हम उसको यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कंसीडर करेंगे, जितना भी खर्चा हुआ है हम उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट अफर्म करती है हाई कोर्ट के, और ये जो एसएलपी है इसे डिसमिस कर देती है। तो किसके फेवर में आया है? एसएससी के फेवर में। ठीक है, सो यहाँ से हमारा टेक अवे क्या है कि टेक्नोलॉजीज़ के केस में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हम जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कॉस्ट ऑफ जो उसका कैपिटलाइजेशन है उसको करेंगे। अदरवाइज हम उस सारे खर्चे को कहाँ ले जाएंगे? अगर जो प्रोजेक्ट है वो एबेंडेंट हो जाता है, और स्टेज मैटर नहीं करती, यहाँ कहीं पे भी स्टेज का डिस्कशन नहीं है कि 99% भी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है और एबेंडेंट होता है तो भी हम उसका सारा खर्चा कहाँ डालने वाले हैं? टू दी रेवेन्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं केस नंबर 5। दो ये हाई कोर्ट की जजमेंट है, बट इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो जॉनसन्स मैथ्यू पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे जो मुद्दा है ना वो बेसिकली किस चीज़ का है कि ये यूके बेस्ड कंपनी अपनी इंडियन सब्सिडरी को लोन लेने में हेल्प करती है, उसके लिए गारंटी देती है, और जो वो इंडियन कंपनी है वो इसको रिगार्ड पे करने के लिए कुछ गारंटी फ़ी या कमीशन जो भी बोलो वो पे करती है। अब जो डिपार्टमेंट है वो ये चाहता है कि वो जो फ़ी है, क्योंकि ये यूके बेस्ड कंपनी जो है इसकी कोई पी नहीं है भारत में, ठीक है, सो इसका डिपार्टमेंट का पूरा इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से जो ये गारंटी फ़ी पे हुई है ना हम इसको इंटरेस्ट कंसीडर करा दें, क्योंकि गारंटी फ़ी जो कि एक बिजनेस इनकम अगर मानी जाएगी और अगर भारत में इसकी पी नहीं है तो वो भारत में टैक्स नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है यूके बेस्ड कंपनी पूरी इनकम ऐसे ही ले गई फ्री में, तो डिपार्टमेंट को तो प्रॉब्लम होगी ना यहाँ पे। तो वो पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है ये प्रूव करने में कि ये जो गारंटी फ़ी है ना ये एक्चुअली इंटरेस्ट है। तो उसके लिए वो क्या करता है, दो सेक्शंस को इस्तेमाल करता है, सेक्शन 228A इनकम टैक्स एक्ट का, और आर्टिकल 12(5) वो किस चीज़ का, क्योंकि ये यूके है, इंडिया और यूके के बीच में डीटीए है, ठीक है, सो उसका आर्टिकल 12(5) जो अगेन इंटरेस्ट को ही यहाँ डिफाइन कर रहा होता है। तो ये दोनों की कोशिश कर लेता है कि या तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रूव कर दूं मैं कि ये इंटरेस्ट ही गया है इसे, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा उसे कि यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा 195, है ना, तो किसी ना किसी तरीके से मैं इससे कुछ तो टैक्स वसूल कर लूँ, और अगर 228A में ना वसूल कर पाऊँ तो 12(5) में तो कर लूँ, कहीं तो कुछ करूँ, ठीक है। सो अब ये सारी की सारी कहानी इन दो सेक्शंस की है, और अगर यूके बेस्ड कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है प्रूव करने में कि ये एक बिजनेस इनकम है रेगुलर, तो क्या होगा, क्योंकि उसकी भारत में कोई पी नहीं है तो जितनी भी उसको गारंटी फ़ी या कमीशन जो मर्जी बोलो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेक्शन 228A है वो इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करता है, वो कहता है इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड or debit incurred and includes any services fee or other charges in respect of such borrowings or credit facility। बट वो किसके कनेक्ट में होना चाहिए, इस बोरोइंग के। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन द फॉरेन बैंकर्स एंड द इंडियन सब्सिडरी, उसमें यूके वाली जो कंपनी है उसका कोई भी रोल है ही नहीं, वो कहीं से भी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है। सो वो कह रहा है कि अगर 228A में उसे इंटरेस्ट क्लेम करना है तो फिर इस कैटेगरी में से तो कहीं फॉल करे, बट क्या वो फॉल कर रहे हैं, नहीं। सो यहाँ चलते हैं आर्टिकल 12(5) में। तो यहाँ पे कहता है इनकम फ्रॉम डेट क्लेम्स ऑफ every kind including income from securities bonds debentures but excluding dividends under article 11। तो क्या यहाँ पे भी कंसीडर होता है, नहीं। सो फाइनली क्या होता है, हाई कोर्ट इन दोनों ही डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं होता और असेसिंग ऑफिसर से कहता है कि जो टर्म इंटरेस्ट है अंडर बोथ डोमेस्टिक लॉ एंड डीटीए मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड कॉन्टेक्चुअली linked to a loan contract involving borrower's lender's privity, ठीक है। The assessee did not lend money nor was it a party to the loan agreement। ना तो वो लोन देने वालों में से है ना ही लोन एग्रीमेंट की कोई पार्टी है वो, बिटवीन इंडियन सब्सिडरी एंड फॉरेन बैंक्स।
इट मेयरली प्रोवाइडेड अ गारंटी, उसने सिर्फ और सिर्फ गारंटी दी है, और गारंटी सब्जेक्टिव होती है किस चीज़ के लिए, कि अगर इंडियन सब्सिडरी फेल करती है, मींस उसकी लाइबिलिटी कब अकर होगी, जब इंडियन सब्सिडरी फेल करेगी तो उसकी लाइबिलिटी अकर होगी। अ डिस्टिंक्ट लीगल अरेंजमेंट, वो एक कंप्लीटली ही अलग अरेंजमेंट है। द गारंटी फी रिसीव्ड बाय द एसएससी वाज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड or debt incurred by the SSC, but for assuming contingent liability in case of default by the Indian borrower. वो एक contingent liability की तरह है, right? Therefore, such fee does not constitute interest under एनी ऑफ दी सेक्शन। तो बेचारा डिपार्टमेंट बहुत ही लॉस में। तो लीगल वर्डिक्ट हाई कोर्ट क्या देता है, जो गारंटी फी रिसीव कर रहा है यूके बेस्ड एसएससी डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन दिस एंड दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो कह रहा था कि ये मेरी बिजनेस इनकम है, वो बिजनेस इनकम ही कंसीडर की जाएगी, और क्योंकि इस यूके बेस्ड कंपनी का भारत में कोई पी नहीं है, तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। सो किसके फेवर में आया है, एसएससी, मींस दिस यूके बेस्ड कंपनी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल योर केसेस, और इनमें आपने की पॉइंट्स पकड़ना है हर एक में, और उसकी मास्टरी हो जाएगी। जो मैं एमसीक्यू डालने वाली हूँ, आप उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो स्कोर आता है बिना शर्माए, ठीक है, बिना कुछ कैलकुलेटिव मोड में जाए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। मुझे पता चलना चाहिए कि ये सब के बाद आप क्या स्कोर कर रहे हो। आप समझो आपने उस एमसीक्यू को कर लिया और ये पूरा अच्छे से सुन लिया, तो इसका मतलब अब इससे जुड़े हुए अगर आपके पूरे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है, मतलब 6 से 8 मार्क्स का भी पेपर आ गया, तो आप उसमें 100% स्कोर करोगे। सो डोंट गिव अप ऑन दिस, एंड आई विल वेट फॉर योर स्कोर। बाय बाय।